स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का जो हिस्ट्री का मॉडल सेट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका जो MCQ है हम लोग 85 नंबर तक पढ़ चुके हैं और आज हम MCQ समाप्त करेंगे और उसके बाद 2 या 3 लेक्चर में हमारा ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन से इसको पढ़ेंगे। चूँकि मॉडल सेट का ही एनालिसिस कर रहा है। 20 तारीख को आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का बहुत ही फास्ट जो है ऑल सब्जेक्ट का लाइव क्लास हम लोग इस समय से डेली पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में पूरी तरह से आप प्रिपेयर होकर के जाएं। तो 86 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को हिस्ट्री जो है पढ़ना है। 85 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये देखिए 86 नंबर क्वेश्चन ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। अब देखिए 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929? चूँकि हम जानते हैं कि 1885 में A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और तब से 1885 से हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, एक सेशन होता है, हर साल एक सेशन होता है। तो 1929 में एक कांग्रेस का सेशन जो है लाहौर में हो रहा है। ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। 1929 में जो पाकिस्तान है, आज का जो पाकिस्तान है, वो भारत का ही एक पार्ट था, भारत में ही था। तो चूँकि भारत में ही ये सेशन हो रहा, तो उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 86 में जो है आपको कांग्रेस का अगर अध्यक्ष देखिए तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे और यही जब हमारा देश इंडिपेंडेंट होता है तो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इस तरह से 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए। दांडी किस राज्य में स्थित है? अब पिछला जो क्वेश्चन था कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड, तो कांग्रेस के सेशन, किस सेशन के कौन प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद कर लेना है। क्योंकि आपका एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि 1929 का ही आपको अध्यक्ष पूछेगा, आपको किसी भी सेशन का पूछ सकता है। जो इम्पोर्टेंट सेशन सब है उसको याद कर लीजिएगा कि कौन सा सेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का और उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। दांडी किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इन विच स्टेट इज दांडी लोकेटेड? ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी गुजरात में स्थित है। दांडी जो है ये गुजरात में स्थित है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा लंबा इस पर कोई ये बहस नहीं करेंगे। और ये दांडी मार्च जो हम लोग पढ़ते हैं, ये महात्मा गांधी जो साबरमती आश्रम में रहते थे, उसी साबरमती आश्रम से अपना ये यात्रा शुरू किए थे और नमक कानून को तोड़ा था दांडी पहुंच करके। तो दांडी जो है गुजरात में है और ये दांडी मार्च के नाम से भी आपको फेमस है। तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यहाँ लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड
और इनमें से कोई नहीं। हु वाज द वायसराय, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो चूँकि सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ पर शासन था, ब्रिटिश से हुकूमत हम कह सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पर रूल नहीं कर रही थी, उसका जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी वो शासन कर रही थी। तो उस समय जो बंगाल का, चूँकि उस समय कोलकाता जो है उसको भारत की राजधानी माना जाता था, तो इस तरह से वहाँ पर पहले जो होते थे उसको गवर्नर कहा जाता था। फिर जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट आया, गवर्नर जनरल का पोस्ट आया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये वायसराय, वायसराय एक हम कह सकते हैं कि ये इंडिया लेवल का ये पोस्ट था वायसराय। तो हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि तीन जो है आपको 1930, 31 और 32, 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ? लंदन में हुआ था। तो ये फर्स्ट जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में हुआ था, और सेकंड जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है वो आपको 1931 में हुआ था, और थर्ड जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है वह 1932 में हुआ था। यानी 1930, 1931 और 1932 हर साल एक आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये हर साल आपको ये लंदन में हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन है कि सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उस समय इंडिया के वायसराय कौन थे? तो ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट में जो है से इरविन थे। अब कोई ज़रूरी नहीं कि सेकंड का पूछ दे, थर्ड और फर्स्ट का भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट जब आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो उस समय लॉर्ड इरविन जो है वो वायसराय थे भारत के, इंडिया के। उसके बाद सेकंड और थर्ड ये दोनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उस समय जो इंडिया के वायसराय थे उनका नाम था विलिंगटन, उनका नाम था विलिंगटन, विलिंगटन उनका नाम था। विलिंगटन यहाँ लिखा है, आप विलिंगटन आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से आप अगर देखिए तो ये हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड और थर्ड दोनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय इंडिया के वायसराय विलिंगटन थे और फर्स्ट में लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड विलिंगटन पर हम सही का टिक लगा देंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के तरफ। What कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल्स किसने लिखा? What कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल्स किसने लिखा? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। हु रोट द व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। तो ये जो है अनटचेबल्स का मतलब हो गया कि जिसको अछूत कहा जाता है। तो अछूत यहाँ पर छुआछूत का जो प्रथा था बड़ी जात और छोटी जात का, कि ये ऐसी प्रथा थी कि जो निम्न जाति के लोग हैं जिन्हें शूद्र के कैटेगरी में रखा जाता था, तो माना जाता था कि अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, उनके टच में आते हैं, तो फिर आप अछूत हो जाते हैं। तो अनटचेबल से रिलेटेड ये जो आपका बुक है, इस बुक का नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल्स। तो ये किसने लिखा? तो ये कौन लिख सकता है? आप समझ सकते हैं, ये B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखा। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने ये आपको बुक लिखा व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 के तरफ चलते हैं।
जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती। यह है किसकी उक्ति है? When a whole nation is roused and on the march no leader is necessary, whose quote is this? ये कोट किसका है? ये उक्ति किसका है कि जब पूरा देश उठ खड़ा होता है, पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है। राष्ट्र उठ खड़ा होने का मतलब कि राष्ट्र की जनता उठ खड़ा होता है, और जब आगे बढ़ जाता है जनता तो फिर उस भीड़ को, उस मूव को लीडर की ज़रूरत नहीं होती। यह उक्ति किसकी है? ये बात किसने कही है? ये महान बात तो ये गांधी जी ने कहा। ये गांधी जी का कोट है। ये गांधी जी ने कहा है कि व्हेन ए होल नेशन इज राउज्ड एंड ऑन द मार्च नो लीडर इज नेसेसरी, व्हिच कोट इज दिस? तो दिस कोट इज बिलोंग्स टू महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस उक्ति को कहा है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती। अब इसमें आपको गांधी जी से पूछ दिया, हो सकता है कि नेक्स्ट पूछ देगा कि जय हिंद का कोट्स किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया? ये कोट्स किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो भी कोट्स है आप उसको याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट कोट्स है उसको आपको याद कर लेना होगा। इससे मॉडल क्वेश्चन के पूछने का यही सेंस है। तिलक, तुम मुझे, ये तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो तिलक के कोट्स को भी आप याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस के कोट्स को भी याद रखिए, और गांधी जी के और भी जो कोट्स है उसको आप याद रखिए। जैसे करो या मरो, डू और डाई, ये भी गांधी जी का कोट्स है। तो ये आपको एग्जाम में हो सकता है, हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन इन सब के कोट्स आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 91। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ए और बी दोनों। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? ये भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर के और अपनी एक पार्टी बना लेते हैं। तो उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। तो इस स्वराज पार्टी के जो फाउंडर है ये दोनों ने मिल करके किया था। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, और CR दास या इन्हीं को चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। तो ये ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 के तरफ हम लोग चलते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को जो फांसी है वह आपको 23 मार्च 1931 को दिया गया। ये किस केस में दिया गया था? ये आपको इसका डेट भी आप याद रख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट है, चूँकि डेट भी। तो 23 मार्च 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और भगत सिंह को फांसी दी गई तो इनके साथ और भी 2 व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई थी। एक का नाम था राजगुरु, एक का नाम था राजगुरु और एक का नाम था सुखदेव। ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे, ये आज़ादी के सेनानी थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस तीनों को एक साथ फांसी दी गई। और कहाँ दिया गया? तो लाहौर के जेल में दिया गया। लाहौर जेल में दिया गया, जो लाहौर जेल अभी पाकिस्तान में है। तो लाहौर जेल में इस तीनों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई। और इनका अपराध क्या था? तो जॉन सैंडर्स की हत्या कर दिया था इन्होंने। ये जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा था इन पर। जॉन सैंडर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो क्यों मारे थे? तो जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 ईस्वी को 1931 को क्या किया गया, फांसी पर लटका दिया गया। फिर बाद भगत सिंह हैंगड 1931 23 मार्च 1931 को इनको हैंग किया गया था। कहाँ पर? लाहौर जेल में। किसके साथ? राजगुरु एंड सुखदेव के साथ। कारण क्या था? तो जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप था इन पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन आपको 96 में आया था, 1946 में आया था। ये 1946 में आया था। और क्यों आया था? तो यहाँ पर दो उद्देश्य से आया था कि आप जान रहे हैं कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो 1939 से में स्टार्ट हुआ था और 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 8 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर जब अमेरिका एटम बम गिरा देता है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है, क्योंकि दूसरा जो खेमा है वो सरेंडर कर जाता है एक तरह से। तो उसी पीरियड में ये भारत की आज़ादी के लिए फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए, जो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। और उसमें आपको क्रिप्स उसके मेंबर थे, लॉरेंस मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, और माउंटबेटन जो है इसके मेंबर नहीं थे। तो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये इसमें से कौन नहीं थे? तो 3 थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। लेकिन कौन नहीं था? माउंटबेटन नहीं था। तो माउंटबेटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन नहीं था स्वयं क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो ये कैबिनेट मिशन का 2 व्यू था। एक जो है भारत को स्वतंत्र करना, भारत को आज़ाद कर देना, इसके लिए आया था। और दूसरा, जब स्वतंत्र होगा तो फिर देश को कैसे चलाया जाएगा, तो संविधान निर्माण। ये 2 उद्देश्य से कैबिनेट मिशन आपको ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था। और उसके बाद आपको 3 मेंबर उसके शामिल थे, जो तीनों के तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे, मंत्री भी थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। माउंटबेटन उसके मेंबर नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 93 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम लोग 94 पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जॉन मथाई, लॉर्ड माउंटबेटन और वल्लभ भाई पटेल। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? यानी देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इस देश का पहला गृह मंत्री कौन बना, पहला होम मिनिस्टर कौन बना? तो सी राजगोपालाचारी, ये महात्मा गांधी के रिलेटिव्स थे, और जॉन मथाई, लॉर्ड माउंटबेटन और वल्लभ भाई पटेल। तो जब देश आज़ाद हुआ और पहली बार जब भारत सरकार अपना सरकार बना, तो उसके होम मिनिस्टर कौन थे ये हमें बताना है। तो वो वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे ये वल्लभ भाई पटेल। ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि 2 years 11 months and 18 days, 2 years 11 months and 18 days, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 11 months and 18 days। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कहने का मतलब है कि संविधान सभा का जब मीटिंग चल रहा था तो सभा के संचालन की जो के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि अध्यक्ष से प्रेसिडेंट बनाया जाता है और उन्हीं की अध्यक्षता में कोई सभा होता है। तो अध्यक्ष जो चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और ये बिहार के रहने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे, बिहार के आपको जीरादेई के रहने वाले थे। उसके बाद हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का जो स्टीयरिंग कमिटी था, संचालन समिति था, उसके चेयरमैन कौन थे, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ये तीनों के तीनों जो मैगजीन है, इस तीनों मैगजीन को गांधी जी ने क्या किया था, इसको एडिटेड करवाया था, इसका संपादन करवाया था। यंग इंडिया, ये भी गांधी जी ने इसका संपादन करवाया था। नवजीवन, इसमें भी संपादन करवाया था। और हरिजन, तो इनमें से सभी ये सही आंसर हो जाएगा। विच मैगजीन वाज एडिटेड बाय गांधी जी, ऑल ऑफ दिस, यानी यंग इंडिया, नवजीवन एंड हरिजन, ये तीनों के तीनों मैगजीन का जो संपादन है महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया, ये जो क्वेश्चन है ये 9 दिसंबर 1946 को किया गया। 1946 को किया गया, ये ध्यान दीजिए। 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को। When was the Constituent Assembly formed? 1946 में फॉर्म हुआ था, क्योंकि उसी समय तो कैबिनेट मिशन आता है ना। कैबिनेट मिशन जो आता है जिसके 3 मेंबर रहते हैं, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, और एक हम लोग पढ़े थे कौन, एक हम लोग पढ़े थे क्रिप्स, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद आपको स्टेफोर्ड क्रिप्स के बाद आपको अलेक्जेंडर, और एक और नाम अभी बताया आपको। तो तीनों के तीनों आपको मेंबर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर थे, और ये तीनों आए थे यहाँ पर। तो पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये 3 मेंबर जो आए थे कैबिनेट मिशन के, तो इनको इसलिए भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप देश को किस तरह से इंडिपेंडेंट करेंगे, भारत को आज़ाद करेंगे, इसका रूपरेखा तय कीजिए। और उसके बाद फिर जब देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा भारत, तो फिर उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आप बनाएंगे। तो ये आपको कैबिनेट मिशन का जो योजना था उसी के आलोक में आप कह सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को आपको संविधान सभा का गठन कर लिया गया। आज़ादी के पहले ही हो जा रहा है, सोच लीजिए। तो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। अब ये गठन तो हो गया 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन इससे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, इसका लास्ट मीटिंग कब हुआ था, कब सबसे अंतिम बैठक कब हुआ था। तो अंतिम बैठक के बारे में हमें जानना है। ये जो क्वेश्चन है ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, लास्ट बैठक हुआ था। और इस बैठक में क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उन्होंने सिग्नेचर किया था। और कितने मेंबर ने सिग्नेचर किया था, 384 मेंबर्स ने सिग्नेचर किया था। हालांकि टोटल आपको 389 मेंबर्स थे, तो 4 जो मेंबर है वो आपको एब्सेंट थे, और इसमें 15 लेडीज मेंबर थी।
महिला सदस्य थी, लेडीज मेंबर भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये 15 आपको महिला सदस्य थी संविधान सभा का। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और अंतिम बैठक में 384 जो मेंबर थे 389 में से इन लोगों ने क्या किया कि इस पर साइन किया। जब पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया तो फिर मेंबर हमारा घट जाता है और लगभग 299 के आसपास आ जाता है, ये 299 आ जाता है जब ये पाकिस्तान बन जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। When did the last meeting of the Constituent Assembly take place? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। और ये इसमें आपको अगर देखिएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपको, इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया 2 दिन बाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके ये फर्स्ट आपको प्रेसिडेंट बने, इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति बने। और इस तरह से 99 खत्म हुआ। और आज हमारा जो मॉडल क्वेश्चन है उसका हम ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर रहे हैं। और आज 100वां क्वेश्चन है। हम 2 लेक्चर्स में क्या करेंगे कि आपका वेरी शॉर्ट क्लियर करेंगे और 1 से 2 लेक्चर में हम लॉन्ग क्लियर करेंगे। और यकीन मानिए अगर मॉडल सेट को भी आप ठीक से देख लिए तो लगभग 60% से ज़्यादा आपका काम हो जाएगा। और 5 साल का जो क्वेश्चन है उसको हम स्पीड में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको अगर आप इतना को सिर्फ रिवाइज कर लिए तो कुछ भी बाहर से नहीं आना है। हम ज्योग्राफी में भी ऐसा करेंगे, होम साइंस में भी ऐसा करेंगे, उसके बाद आपको हिस्ट्री में भी करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी करेंगे। तो इसलिए आप लोग बाहर बहुत ज़्यादा अब भटकने का टाइम भी नहीं है। एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं। केंद्र का मतलब हो गया, जैसे अभी के डेट में मान लीजिए 28 स्टेट्स है इंडिया में, और हर स्टेट में आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद है आपको सेंट्रल है, रूलिंग एरिया है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन सब का जो सुप्रीमो है, कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो आपको पूरे इंडिया पर जो शासन कर रहा है, तो दिल्ली से जो शासन कर रहा है वो तो पूरे स्टेट पर कर रहा है, पूरे आपको इंडियन टेरिटोरी पर कर रहा है। तो इस तरह से जो सेंट्रल है यानी दिल्ली है उसकी शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। यानी एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने कहा कि 1935 में एक एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो उसमें हमने जो केंद्र बनाया था उसमें भी सेंट्रल बनाया गया था और स्टेट था, तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र हम चाहते हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने कहा था? तो उस व्यक्ति का नाम था बाल कृष्ण शर्मा। और इसका इंग्लिश वर्जन हम देखते हैं और ये समाप्त हो जाएगा। एडवोकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड सेंटर हु सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट वी वांट ए सेंटर मोर पावरफुल देन द वन क्रिएटेड इन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। तो बाल कृष्ण शर्मा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे और इनका कहना था कि हम एक मजबूत केंद्र चाहते हैं, और इतना मजबूत चाहते हैं कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में, भारत सरकार अधिनियम में जो सेंट्रल को पावर दिया गया था उससे भी ज़्यादा पावरफुल हम सेंटर चाहते हैं। ये बाल कृष्ण शर्मा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था। तो इस तरह से आज हमारा मॉडल क्वेश्चन हिस्ट्री का 2026 का जो ऑब्जेक्टिव है वह पूरी तरह से एनालिसिस करके समाप्त हो गया। अब हम वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे और बार बार आप इस लेक्चर को रिपीट करके सुनिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही हम ग्रेजुएशन और
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट्स लेकर के चलेंगे।